का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन में। और हमारे साथ में एक बार फिर से हैं नीरज अत्री जी। नीरज जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते और अंकुर जी, आपका बहुत-बहुत ए धन्यवाद बुलाने के लिए। जी। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है बारंबार। और बहुत दर्शकों ने एक बार फिर से कहा कि अत्री जी के साथ में बैठ कर के जो और बहुत सारी ऐसी थ्योरीज़ हैं, जिनके ऊपर समाज को, देश को बहुत ज़्यादा गुमराह किया जाता है दिग्भ्रमित किया जाता है हमारे युवाओं को। और जी। मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि हमारा युवा, जो आज का युवा है, वो बहुत जागरूक है, वो हर पॉइंट के ऊपर बात करने के लिए तैयार है। हुँ, और मैंने ये भी देखा है कि कई बार तो जिन बच्चों को उस समय पर मतलब एक एट प्रेज़ेंट जानकारी अगर नहीं होती है, तो जो जानकारी है वो देते हैं और हुँ, आगे कहते हैं कि हम और जानकारियाँ जुटा करके लेकर के आएँगे। हुँ, 800 साल तक मुसलमानों ने, मुसलमान ये नहीं कहते कि मुगलों ने शासन किया है। हुँ, वो सीधे-सीधे कहते हैं कि हम लोगों ने यानी कि मुसलमानों ने इस भारत के ऊपर 800 साल तक राज किया है जी। और तुम आज हमें आँखें दिखा रहे हो। हुँ, यहाँ से 2 चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि शासन करना किसी के ऊपर वो कुछ ज़्यादा प्राउड फ़ील कराता है होगा। और हुँ, शायद उनको अब ऐसा लग रहा है कि हम मानव ना होकर के कुछ और हैं, इंसान ना होकर के कुछ और हैं। हुँ, और शायद ये इन उस अपने शासन काल में कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा जुल्म-ओ-सितम किए होंगे। हुँ, आज उनको ऐसा लग रहा है कि जो व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से उलट चुकी है। हुँ, तो हम जानना ये चाहेंगे आपके माध्यम से कि क्या वास्तव में ये जो मुसलमान आज के मुसलमान हैं, जिनको सच्चर कमेटी सबसे ज़्यादा जाहिल, गरीब, अनपढ़ कहती है, हुँ, जिनको हमारा जो न्याय व्यवस्था है, उसमें हम अगर देखें, उनके रिकॉर्ड्स देखें, तो उसमें सर्वाधिक अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो हैं, हुँ, क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने इस भारतवर्ष पर 800 साल राज किया? क्या 800 साल राज करने जैसे कि मोदी के 6 साल में ही इतना फ़र्क हमको देखने को मिल रहा है। हुँ, जो लोग हम लोग कूड़ा-कचरा सड़कों पर फेंक देते थे खाने-पीने के बाद, हुँ, अब छोटे-छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब लोग उसी कचरे को सँभाल के रखते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं। 6 साल में इतना अंतर आ गया है। 800 साल में तो सनातन समाप्त हो जाना चाहिए था। हुँ। तो क्या इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो क्या वास्तव में इन मुसलमानों ने 800 साल भारतवर्ष के ऊपर राज किया है? अंकुर जी, इसमें ना 2 चीज़ें हैं जो हमें अलग-अलग करके देखनी पड़ेंगी। जी, पहला ये कि शासन का अर्थ क्या है या राजा का अर्थ क्या होता है? जी। हमारे जो शास्त्र हैं, उसमें आप कभी भी अगर आप पुराने सीरियल भी देखेंगे ना, तो 2 शब्द जो बार-बार आपको सुनने को मिलते हैं, सूर्यवंशी राजा थे या चंद्रवंशी राजा थे। जी। तो वहाँ पे जो राजा की कंसेप्ट थी, राजा की जो मर्यादा थी, वो ऐसी थी कि सूर्यवंशी वो क्यों कहलाता है, कि जैसे जी। सूर्य है, वो सारा जीवन देता है हमारी धरती को, कि वो अपने लिए कुछ नहीं रखता, वो केवल देता है। तो राजा एक तरह से ट्रस्टी होता था समाज के लिए कि समाज ने उसको एक दायित्व दिया है, निर्वहन जी। करने के लिए। वो अगर समाज से उसके लिए टैक्स ले रहा है, जो 6% से लेके 12% तक हो सकता था, वो उससे कई गुणा करके समाज को देने वाला, उसे राजा कहते थे, उसे शासक कहा जी। जाता था। दूसरी ओर आप समझिए कि कोई आपके घर में घुस के ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेता है और हुँ, आपको लूटना शुरू कर देता है। तो हुँ। आप उसको शासक या राजा नहीं कह सकते, उसने कब्ज़ा कर लिया है। यस। मतलब जैसे आज की डेट में हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो हम हुँ। उनको ये नहीं बोलते कि पाकिस्तान गवर्न जम्मू एंड कश्मीर है। जी। तो वैसा ही डिफ़रेंस वहाँ भी था कि किसी तरह ज़बरदस्ती घुस के अगर कोई कब्ज़ा कर लेता है, तो शासक या राजा नहीं कहलाता। हुँ। एक तो ये डिफ़रेंस है। जी। दूसरा आता है 800 वर्ष। हुँ। अभी 800 वर्ष वर्ष की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, मैं उसमें ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि मैं कई लोग सुनता हूँ जो बोलते हैं कि हमने 1000 वर्ष भी शासन किया है। जी। तो 1000 वर्ष की जब वो गणना करते हैं, मेरा जब क्वेश्चन उठता है उनसे, तो बोलते हैं कि सबसे पहले जो बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम था, 712 में उसने सिंध पे कब्ज़ा किया था हुँ। और वहाँ से गिनते-गिनते वो औरंगज़ेब के समय तक आते हैं, जो 1707 में मर गया था। हुँ। तो ये तो लगभग 1000 वर्ष बनते हैं। हुँ, जी। लेकिन आप देखें सिंध बिल्कुल टुकड़ा-सा था। अब हुँ। पिछले कुछ वर्षों में इसी गिनती को इन्होंने 700-800 साल पे लाना शुरू कर दिया है। हुँ। तो उसमें जो मैं कभी जब प्रश्न पूछता हूँ इनसे, तो एक उत्तर मुझे मिलता है कि जो मोहम्मद गौरी था, हुँ। उसने 1196 में, तो हुँ। हम उसको राउंड ऑफ करके 1200 मान लेते हैं, जी। उस समय पृथ्वीराज चौहान को हराया था और हुँ। 1707 में औरंगज़ेब मरा था।
तो ये जो 1200 से लेके 1700 तक, ये 500 वर्ष हैं, इनको बोलते हैं कि हमने शासन किया था। जी। ठीक है। अब 1000 से 800, 800 से 700, 700 से 500 तो ऐसे बन जाते हैं। हम्म। फिर उसके बाद इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है कि मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो हम्म। उससे पहले उसने कई हमले हिंदुस्तान पे किए थे। हम्म। पहला उसका हमला हुआ था जो इधर राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में किया था। हम्म। वहां पर उस समय एक बाल बाल था जिसे बोलते थे मूलराज, बाल मूलराज, क्योंकि बच्चा था वो, उसके पिता का देहांत हो गया था। तो उसकी माँ थी नाइकी देवी, जो उस समय शासन देख रही थी। तो उसने रण क्षेत्र में आके युद्ध संभाला, और ये मोहम्मद गौरी और इसकी जो सेना थी उनको हरा के वहां से गुजरात से खदेड़ के वापस भेजा था। अच्छा। फिर उसके बाद इसने हमला किया इधर कन्नौज के राज्य पे, वहां से भी हारा। और हम्म। अजमेर दिल्ली जो पृथ्वीराज चौहान का, तो तीनों से एक एक बार हार गया था। जी। उसके बाद जब इसने, और ये तीनों राज्य उसमें इतने बड़े बड़े थे कि तीनों ने इसे हराया, अगर कोई दो भी मिल जाते तो मोहम्मद गौरी को खत्म करके पूरा अफगानिस्तान वापस ला सकते थे। हम्म। लेकिन वो गलती रही, उन्होंने नहीं किया, उसमें तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हम। जी। पॉइंट ये है कि तीन बड़े बड़े राज्य थे जो तीनों इंडिविजुअली इसको हराने की क्षमता रखते थे। हम्म। फिर जो पृथ्वीराज चौहान को हराया है, हम्म। उसको एक मिनट, जब हम पृथ्वीराज चौहान को हराने की बात करते हैं तो कैसे हराया वो, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में तो हार गए थे, तो वहां पर इनको फ्रॉड करना पड़ा, उसमें भी चालाकी करनी पड़ी। वो चालाकी क्या थी, जब इन्होंने अपनी सेना लाके सामने खड़ी की सरहद पे, तो जो पृथ्वीराज चौहान था उसने इनको बोला कि तू पहले हार चुका, फिर क्यों हारने के लिए आ गया यहाँ पर, तुझे हम्म। हमने हरा के, तुझे वो हराने के बाद यहाँ क्षत्रियों का सिस्टम क्या होता था कि हम्म। इनको फूल माला पहनाकर गिफ्ट देकर वापस भेजा करते थे। अच्छा जी। तो पृथ्वीराज चौहान ने इसको बहुत शर्मिंदा किया कि तू फिर से आया यहाँ पर पिट के जाएगा। हम्म। तो इसने उसको लेटर लिखा वापस कि मैं तो यहाँ आना नहीं चाहता था, मेरा बड़ा भाई है, उसने मुझे भेजा है, और हम्म। मैं सिर्फ उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो मैं नहीं तो यहाँ से वापस चला जाऊंगा। हम्म। तो ये सुनकर यहाँ के जो सैनिक थे वो आश्वस्त हो गए, और सुबह जब वो अपने नित्य कर्म कर रहे थे, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में, तब इन्होंने छिप छिपाकर हमला किया। और हम्म। क्योंकि वो उस समय तैयार नहीं थे तो उनकी सेना को इन्होंने हरा लिया। हम्म। हम्म। अच्छा, अब ये किया इन्होंने लगभग 1200 के आसपास। तो हम्म। उसी पहले दिन जब, हाँ जी बोलिए। अच्छा, ये इसमें आप ये सोचो समझो कि इस बात का कभी जिक्र नहीं किया जाता कि इन्होंने छल से, धोखे से और पीठ पीछे से वार करके ये काम किया है। हाँ, वो नहीं बताया जाता लोगों को इतिहास में, हाँ लेकिन जी। ये तथ्य यही है कि इन्होंने लेटर लिखी कि हम यहाँ नहीं हमला करना चाहते, मेरे भाई ने भेजा था, और अब हम वापस जाने वाले हैं, और ऐसे हम्म। धोखे से जीत हासिल की थी वो। जी। अच्छा, अब इसमें देखिए कमाल क्या करते हैं कि उसी डेट से बोलना शुरू कर दिया कि हमने हिंदुस्तान का राज पे कब्जा कर लिया। जबकि दिल्ली अजमेर जी। उस समय बड़ा राज्य तो था, लेकिन उससे बड़े बड़े कितने राज्य थे जिन पे कोई कब्जा नहीं था इनका। हम्म। अच्छा, अब वहां से आप आगे चलेंगे तो फिर इन्होंने गुजरात में वापस हमला किया, इधर कन्नौज पे हमला किया, तो धीरे धीरे इन्होंने जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाना शुरू किया। हम्म। तो आप 1200 से कभी भी ये गिनती शुरू नहीं कर सकते कि उस दिन से इन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था। हम्म। अगली चीज जो हमारे लिए ज्यादा समझने की है कि उन दिनों में जो शहर होते थे वो चार दीवारी के अंदर होते थे। हम्म। आज वाला शहरों का सिस्टम नहीं था। जो दिल्ली में भी आप देखेंगे, जैसे आज पुरानी दिल्ली कहा जाता है जिसके चारों ओर दीवार बनी हुई है, वो दिल्ली होती थी। हम्म। तो ये जो स्टार्टिंग की इनकी कुछ जीत हैं जिनको ये अपनी विजय मानते हैं, उन शहरों तक सीमित थी। जितना ग्रामीण क्षेत्र था, जितने वनवासी थे, जितने वन थे, उन पे कहीं इनका कोई कब्जा नहीं था। वो इनके अपने डॉक्यूमेंट हमें स्पष्ट करते हैं इसके बारे में। जी। अब आप यहाँ मोहम्मद गौरी से आगे चलना शुरू करेंगे तो बोलते हैं कि सल्तनत आ जाती है, उसमें ग्यासुद्दीन बलबन आया, मोहम्मद तुगलक आया, खिलजी आया। तो हम्म। ये जो भ्रम आम मुसलमानों के मन में डाला गया कि तुमने तो शासन किया यहाँ पर, उसको कितनी चालाकी से किया जाता है उसका एक एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी की किताबों में देखने को मिलेगा। हम्म। मैंने जो पुस्तक लिखी थी अपनी ब्रेन वॉश रिपब्लिक, उसमें तो काफ़ी डिटेल में है, मैं आपके साथ एक आधी चीज़ उसमें से शेयर करता हूँ अभी। जी। जैसे एक तो, जब गयासुद्दीन बलबन था, वो जब यहाँ पे आया, तो आज आप देखेंगे कि जो हरियाणा में मेवात वाला एरिया है, वहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है। जी। और वहाँ पर आपको कई तरह के मुसलमान मिलेंगे। एक वो हैं
जो जो बात आपने बोली कि हमने तो 800 साल तक राज किया, हम तो हाँ, यहाँ के शासक थे। जी। दूसरे वो हैं जो कहते हैं कि हमें जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया था, तो हम तो जानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। बिल्कुल। और ऐसे भी हैं जो इस बात को मानते हैं कि उनके पूर्वजों के बलात्कार करके, उनको डरा-धमका के मुसलमान बनाया गया था, लेकिन मन से हम अभी भी सनातनी हैं या हम हिंदू हैं, इस तरह का भाव भी उनके अंदर है। बिल्कुल। अब ये तोड़ा कैसे जाता है कि जब आपकी स्कूल की पढ़ाई आपको ये बताती है कि आपके साथ ऐसा हुआ था कि जो मुसलमान शासक थे वो बहुत अच्छे थे, तो एक हुँ, भ्रम ऐसा आ जाता है कि हमने तो बड़ा, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस्लाम को कबूल करके। हुँ, मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ अब ज़रा। ये जी। 7वीं क्लास की जो किताब है उसमें से बताऊँगा मैं। हुँ, 7वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की अभी की किताब है उसका पेज नंबर 34 है। हुँ, लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ मैं। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। अच्छा। अब यहाँ उन्होंने भीतरी सीमाओं बोला हुआ है, हुँ, अंग्रेजी में इसको इंटरनल फ्रंटियर लिखा हुआ है। आगे अगला सेंटेंस है, इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और हुँ, शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से, अब इसके बाद अगले पेज पे चलेंगे 35 पे, खदेड़ दिया गया। वह हुँ, जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। हुँ, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बनाए बसाए गए। हुँ, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है। जी। अब इसमें वो आप ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया और हुँ, क्योंकि व्यापार को प्रमोट करना चाहते थे इसलिए उन्होंने इसके लिए भी इंतजाम किए। हुँ, ये बताती है एनसीईआरटी। जी। अब इसकी जो वास्तविकता है वो हमें जो मुस्लिम लेखक हैं उस समय के उन्हीं की अपनी किताबों में से मिलती है। हुँ, आज आपको, आप ये नोटिस करेंगे बहुत बताया जाता है कि सूफी बड़े अच्छे थे, सूफी बहुत बढ़िया होते थे, जी। अमीर अमीर खुसरो बड़ा अच्छा था। हुँ, तो ये जो अजमेर में जिसकी लाश रखी हुई है, क्या नाम है उसका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हुँ, उसका चेला था अमीर खुसरो और जी। उसी का एक समकालीन था ज़ियाउद्दीन बरानी, वो भी उसी का चेला था। हुँ, वो अपनी किताबों में जो लिखते हैं इसी के बारे में, अब मैं हुँ, उसको आपके साथ थोड़ा-सा शेयर कर देता हूँ, उन्होंने क्या कहा है इस विषय पे। जी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर ऑफ हिज रेन, ये गयासुद्दीन बलबन की बात कर रहे हैं, he हुँ, employed himself in herring the jungles and in rooting out the मेवत्तीज, कि उसने जो जो मेवात वाले उनको मेवत्ती लिखा हुआ है कि हुँ, मेवत्तियों को खत्म करना था उसने। उसका हुँ, कारण क्या था कि ये जो मेवात के जो हिंदू थे इनकी जो दुस्साहस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। हुँ, और दिल्ली, अब मैंने बताया कि उस समय चार दीवारी में शहर होते थे। आगे वो क्या बोल रहा है, द डेयरिंग ऑफ मेवातीज इन द नेबरहुड ऑफ दिल्ली was carried to such an extent that the western gates of the city were shut at afternoon prayer, कि जब ये दोपहर बाद की नमाज करते थे तो हुँ, उस समय के बाद दिल्ली का जो वेस्टर्न गेट था, जो पश्चिमी दरवाज़ा था जिधर मेवात है, उसे हुँ, बंद करना पड़ता था क्योंकि ये हमला करके लोगों, क्योंकि देखिए क्या करते थे मुसलमान जब हमला हुँ, करते थे, शहर पे कब्जा किया, हुँ, मर्दों को मार दिया, बच्चों को हुँ, गुलाम बना के बेच दिया, महिलाओं से बलात्कार किया, उनको भी मंडियों में ले जाकर बेच देते थे। जी। तो शहरों को मुसलमान कब्जे में ले लेते थे। हुँ, तो जो बच जाते थे मुसलमान वो आसपास के इलाके में बिखरे रहते थे हुँ, क्योंकि उनको बदला लेना होता था। जो मैं शासन और कब्जे की बात कर रहा हूँ वो आपको यहाँ भी जी। एग्जाम्पल मिलेगा कि अगर हुँ, तो हुँ, शासक होते तो मान लेते कि हमारे शासक हैं, हमने इनको कर देना है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल उल्टा है, उनको शासक कभी मानते ही नहीं थे, तो बोलते थे हमने इनसे लूटना है, क्योंकि इन्होंने हमारा धन लूटा है तो हम तो यही कर सकते हैं, इनसे लूटेंगे। हुँ, तो अब ये स्थिति इस कदर बुरी थी कि दोपहर के बाद गेट बंद करना पड़ता था कि शहर को लूट लिया जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। और ये वो मेवाती करते थे जिनमें आज कई लोग वो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन के बड़ा गर्व महसूस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। जी। और अब फिर वहाँ उस, हिंदुओं को बल्कि लाश तक जगाने जलाने का वो नहीं दिया गया। अभी उनके जो शमशान घाट थे, उस पर भी कब्ज़ा कर लिया गया, हिंदुओं को भगाया जा रहा है। वही वही अच्छा, कन्वर्टेड मुसलमान, अपने हाँ, भाइयों को भी। मैं जब यहाँ उत्तर भारत में रह रहा था तो मैं ये चीज़ें देखता था उस समय। हुँ, अच्छा, अब इसके बाद वो क्या बताता है, इन द ईयर ऑफ हिज एक्सेशन द सुल्तान फेल्ट द रिप्रेशन ऑफ द मेवातीज टू बी द फर्स्ट ऑफ हिज ड्यूटीज, के जब सुल्तान ने कब्जा किया तो उसने सोचा कि सबसे पहला काम इन मेवातियों को ही कब्जे में करना, इनको इनका सत्यानाश करना जरूरी है। हुँ, फॉर द होल ईयर ही वॉज ऑक्यूपाइड इन
ओवरथ्रोइंग देम एंड इन स्काउरिंग द जंगल्स, के ये आसपास का जो वनों का क्षेत्र था, जो जंगल थे, उनमें रह रहे थे। और वहां पर इसने फिर जंगलों को खाली कराना शुरू किया। 1 साल तक वो सिर्फ इसी काम में लगा रहा। और लास्ट में आता है ग्रेट नंबर्स ऑफ मेवातीज वर पुट टू द स्वॉर्ड, कि उनमें से मैक्सिमम को तलवार से काट दिया गया। फिर उसके बाद आगे वो बताता है, ये ज़ियाउद्दीन बरानी की अपनी किताब के अंदर लिखा है, जो अब एनसीईआरटी आपको क्या बता रही है कि इस लड़ाई झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताती। हाँ जी। फिर बताते हैं कि वहां पर कृषि को प्रोत्साहन दिया गया। और वो असलियत क्या है उसको समझ के देखिए आप जी। द सुल्तान बिल्ट अ फोर्ट इन गोपालगिर, गोपालगिरी वहां जगह थी जहां पर इन्होंने एक किला बनाया था। एंड एस्टैब्लिश सेवरल पोस्ट इन द विसिनिटी। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। तब तक अफगानिस्तान में इन्होंने मुस्लिम बहुल बना लिया था, अफगानों को कन्वर्ट कर दिया गया था। तो क्योंकि वो ज्यादा कट्टर हो गए थे, उनको यहाँ पे लाया गया कि तुम यहाँ पर जंगलों में आओ, यहाँ पर जितने मेवाती हिंदू हैं इनको मारो, इनकी महिलाओं के बलात्कार करो, और तुम यहाँ पे कब्जा करके रहोगे, तुम्हें ये जागीर दी जा रही है। अच्छा। तो इसे हमारे बच्चों को ये बताया जाता है कि वहां पर कृषि को प्रोत्साहन दिया गया और वहां पर किसानों को बसाया गया। जबकि वास्तविकता ये थी कि वहां पर गुंडों को लाके बसाया गया था कि आपने यहाँ पर बलात्कार करने हैं। जी। हाँ, फिर उसके बाद मैं एक छोटा सा पैराग्राफ और बताता हूँ। काफी बड़ा रीजन बता रहे हैं। फिर कटिहार वाला जो एरिया, कटिहार बहुत बड़ा रीजन आता है, दोआब वाला, गंगा जमुना के बीच का बेल्ट है वो जी। कि उसके पास मैसेज पहुंचता है कि कटिहार में फिर से जो हिंदू हैं उन्होंने मुसलमानों को का विद्रोह कर दिया और वो जो सल्तनत है उसको अपना सुल्तान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसने अपनी पूरी सेना भेजी वहां पर। और वो बताते हैं कि सेना के 1 लाख लोग मारे गए इस युद्ध में। तो आप कल्पना करके देखिए कि आज से 800 साल पहले 1 लाख लोगों को तो मार दिया मेवातियों ने और कटिहार के लोगों ने, जो मुसलमान थे वहां से, अफगानिस्तान से आए थे। तो इनकी कितनी हत्या की गई होगी वो आप अंदाजा लगाइए। बिल्कुल। और फिर उसमें वो बता भी रहा है कि उनको कितनी क्रूरता से मारा जा रहा था। ये जो आज मेवात में मुसलमान है, कि वहां क्या करते थे, एक लंबा बांस लेके उसको ऊपर से बिल्कुल तीखा कर देते थे। फिर एक को पकड़ के, हाथ पैर से पकड़ के उसके ऊपर डालते थे कि वो बांस के अंदर धंस जाता था और वहां पर मरता था। फिर दूसरी लाश उसके ऊपर, तीसरी उसके ऊपर, तो इस तरह से ढेर लगाते थे। और फिर उसमें ये रेफरेंस बताते हैं कि कई किलोमीटर दूर तक ये जो शव होते थे उनकी दुर्गंध आती थी, कि गंगा किनारे तक वो दुर्गंध पहुंचा करती थी। तो ऐसे अत्याचार किए गए हैं। अगर ये अत्याचार, ये जो सच्चाइयां हैं, ये मेवात के लोगों को बताई जाएंगी तो आप यकीन मानिए उनमें बहुत सारे होंगे जो ये बड़े भाई का कुर्ता उतार के वापस तिलक लगाने को तैयार हो जाएंगे कि हमारे पूर्वजों की हत्या की गई है, उनके बलात्कार किए गए हैं, तो हम इसका विद्रोह करते हैं। जी जी बिल्कुल। ये सच्चाई है। आपको जो 500, ये अभी तो मैं 500 साल वाले पीरियड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर इसमें जितने ट्राइब्स है, आप देखिए कि उत्तर में अभी सिख तो नहीं आए थे, अभी वहां पर उनको जाट कहा जाता था, खोखर थे, भाटी थे इधर गुजरात वाली साइड पे। और जिन्हें आज हम खोखर कहते हैं उनके बारे में क्लियरली आता है कि उन्होंने ही मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। जी जी जी, अफगानिस्तान तक भाग के उसका पीछा करते हुए मारा था उसको। हाँ, ये कहीं नहीं बताया जाता इनको। जी जी जी। और फिर उसके बाद जब ये खिलजी और तुगलक आते हैं, तो इन्होंने, अब दिल्ली का शासन तो इनके कब्जे में था, जो गुजरात वगैरह और इधर बंगाल की तरफ जाते हैं वहां पर वो रेड थी, जिसे गजवा कहते हैं, कि रेड करते थे, शहर को लूटते थे और वहां से सामान लेके वापस आ जाते थे। और इसका आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कैसे मिल सकता है, जो ये 500 साल की कट ऑफ डेट बनाते हैं, वो है कि औरंगजेब 1707 तक जीवित था तो हमने 500 साल तक राज किया। इसमें इनका एक और जो स्टेटमेंट होती है वो ये है कि अगर इस्लाम तलवार के दम पे फैला होता तो हमने सबको ही कन्वर्ट कर लेना था। तो इसका जो आपको उत्तर मिलेगा ना, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है जिस मुगलों के बारे में, कि मुगल अच्छे थे या बुरे थे। उसमें मैंने बताया है कि अब बाबर और हुमायूं का तो पता भी नहीं चला कब आए और कब चले गए। बिल्कुल। अकबर ने जब राज किया उसने काफी बड़े भूभाग पे राज किया था, उसको हम मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल था जहां पर उसका राज्य था। उसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर अपनी एक किताब लिखता है, एक मिनट अगर मैं निकाल के वो बता दूं जरा आपको तो, हाँ ये है तारीख सलीम शाही।
ये उसकी अपनी लिखी हुई किताब है जिसकी ट्रांसलेशन की है एक अंग्रेज है एडवर्ड प्राइस नाम का। अच्छा जी। ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि कई बारी वो लोग बोल देते हैं कि इन्होंने अपनी ओर से बना लिया है कुछ। जी। सो इसमें इस किताब का जो पेज नंबर 143 है अभी मेरे सामने, हुँ, उसमें सलीम क्या बोल रहा है। अब आप ये कल्पना करके देखिए कि हम किस समय में आ गए हैं, सलीम वाले समय में 1600 के आसपास। हुँ, तो जी। 500 में से 400 साल वाला पीरियड है, उसमें आ रहा हूँ मैं। And here I am compelled to observe with whatever regret that notwithstanding the frequent and singular executions। अब वो इस समय जो रेफरेंस ले रहा है ना, जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, हुँ, हुँ, वो फिर इसी क्षेत्र की बात कर रहा है जो आज उत्तर प्रदेश तराई का रीजन है, वहाँ की बात कर रहा है वो, कि वहाँ हुँ, पर हमने 6-7 लाख हिंदुओं को मार के उनकी लाशों को उल्टा लटकाया है। और हुँ, वो उल्टा इसलिए लटकाया ताकि और लोग बगावत ना करें। हुँ, लेकिन मैं फिर भी ये अफ़सोस से कहना चाहता हूँ कि हम जितना मर्ज़ी कर लेते हैं, जितने मर्ज़ी हिंदुओं को मार चुके हैं, लेकिन आज भी देश के हर जगह पर विद्रोह उठे हुए हैं। मेरे हुँ, बाप के टाइम पे भी ऐसा ही था, जो बताया जाता है कि अकबर का राज बड़ा बड़ा हाँ, अच्छा-सा था। उसके समय जी। में भी हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा, उन्होंने विद्रोह नहीं छोड़ा और उनसे लगातार लड़ते रहे हैं। और ये हुँ, खुद सलीम जहांगीर अपने आप कबूल कर रहा है कि हुँ, हमारा जो शासन है वो इस तरह से चला। अब इसको आप शासन बोलेंगे या कब्जा बोलेंगे, वो आप अपने आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी चीज फिर वो यहाँ पर वही बात क्लियर कर रहा है कि शहर से शहर तक जाने के लिए भी हमें हाईवे के पूरा जो रास्ता है वहां पर पूरी सेना लेके चलना पड़ता है, नहीं तो हमें हुँ, लूट लिया जाता है। जी, जी, तो आप अंदाजा लगाइए कि कहाँ पर है ये 500 वर्ष का शासन। मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया पूरे इतिहास में। जी। कब्जा तो है वो, कब्जा हुँ, भी कुछ कुछ पॉकेट्स में है, बाकी जगह पर वो भी नहीं पॉकेट्स में है। है। जी। मतलब जिस तरीके से अगर हम सम्राट अशोक की बात करते हैं, हम्म। समुद्रगुप्त की बात करते हैं, वैसा तो हमें कहीं देखने को कभी मिला ही नहीं है और हाँ। साउथ में तो इनका गया ही नहीं है। हाँ जी, मतलब हुँ, गए हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे टीपू सुल्तान था, हाँ, तो उन्होंने किया क्या है, सिर्फ़ वहाँ पर लूट-पाट ही तो मचाई है, और क्या किया है? हुँ, शासक वो होता है, जो प्रजा है उसका भला करता है। हुँ, उसी को हमारे यहाँ तो जो परिभाषा है राजा की, वो ये है कि जो प्रजा का भला करेगा, उसको राजा माना जाएगा। बिल्कुल, जो प्रजा को लूट रहा है, उनकी बहू-बेटियों से, बच्चियों से बलात्कार कर रहा है, उनको बेच रहा है, वो राजा थोड़ी कहला सकता है कहीं से। बिल्कुल, बिल्कुल। और नरसंहार के तो अकबर के भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, शायद हमने पिछले भी दिनों बात भी की थी। हाँ जी। फिर औरंगज़ेब के बहुत हैं, खुद शाहजहाँ और जहांगीर के बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं। जब वो यानी कि कोई भी किसी का भी ऐसा काल नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा साफ-सुथरा रहा हो। हाँ, लाखों की संख्या में उन्होंने जिनोसाइड किया है। हाँ, साफ-सुथरे का तो सवाल ही नहीं उठता ना। एक मैं बीच में आपसे रेफ़र करना भूल गया जी। कि एक तो ये मार-पीट के, कत्ल करके, रेप करके इस तरह से कन्वर्शन किए गए हैं। हुँ, हुँ। दूसरा जिसे हम फाइनेंशियली बोलते हैं कि जिज़िया लगा के किए जाते हैं। हुँ, जिज़िया के बारे में भी जो भ्रम फैलाया जाता है वो ये है कि केवल एक औरंगज़ेब ने लगाया था, या केवल हुँ, किसी ने एक छोटे से समय के लिए लगाया था। हुँ, अगर आप इनकी अपनी किताबें खोल के देखेंगे, जो हुँ, तुगलक हैं, खिलजी हैं, वो आपको अपने आप क्लियर करते हैं कि जैसे ही हमने जिज़िया लगाना शुरू किया है, तो जितने निर्धन लोग हैं, वो हुँ, कन्वर्ट होने के लिए आ रहे हैं और लाइन लगा के आ रहे हैं कन्वर्ट होने के लिए, अपने आप बताते हैं। हुँ, 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 तो जो डरपोक थे, देखिए ऐसा होता है, जो आज हम मुसलमान देखते हैं, कुछ तो हुँ, डर की वजह से कि सामने से तलवार दिखी, कन्वर्ट हो गए। बिल्कुल। कुछ जगह पे शायद उनकी व्यवस्था भी हो जाती है कि किसी के घर में उसकी 4 बेटियाँ हैं, वो बोलते हैं कि हम इनको उठा के ले जाएँगे, तो मुसलमान बन गया कि चलो इनको बचा सकता हूँ। वो जी, हो सकते हैं। कुछ जो धन के लालच में कन्वर्ट हो गए वो हैं। फिर कुछ हुँ, गद्दार हैं, जो गद्दार तो हर कौम में हमेशा रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारे हमेशा। जो थे वो कन्वर्ट हो गए, तब मुसलमान बन गए होंगे। तो आप देखेंगे तो देखिए, मुसलमानों को एक तो ये जो इनके लीडर भड़काते हैं कि भई हमने 500 साल, 700 साल राज किया है। वो हुँ, इसलिए मूर्ख बनाना चाहते हैं कि जिस दिन इन मुसलमानों को सच पता लगने लग गया, तो अपने हुँ, आप इनको ग्लानि होगी, अपने आप से घृणा होनी शुरू हो जाएगी कि हम ये किस तरह के मज़हब को अपना के बैठे हुए हैं। ऐसा और भी हम होना कितने ऐसा कमज़ोर थे कि हाँ, जो उस टाइम सर्वाइव करने के लिए ये कन्वर्ट हो गए थे। हाँ। हाँ, मतलब उसको कई कई ढंग हैं देखने के, लेकिन सच्चाई आप देखेंगे तो ये पक्का है कि उनको आत्मग्लानि कहीं न कहीं ज़रूर होगी और वो ओ छोड़ने का भी प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि ना तो ये 800 साल का शासन था, ये हुँ, पॉकेट्स में था, कब्ज़ा था, टूटा हुआ था हुँ, और लगातार इनकी हिंदुओं के साथ में युद्ध लग ल चलते रहे। हुँ। जब ये आपस का युद्ध होता है ना, तो ये आपका एक छत्र शासन कहलाता ही नहीं है। हाँ, वो हो ही नहीं सकता।
वो हो ही नहीं सकता है। मीन टू से वो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लगातार आपसे लड़ रहे थे। हुँ, शासन तब होता है जब आप उनका पालन कर रहे हो और वो आपसे संतुष्ट हों, किसी तरीके का कोई भी उनकी तरफ से विद्रोह पैदा ना हो रहा हो। हुँ, और इनका ऐसा कोई शासन रहा ही नहीं है, रोज़ाना तो इनकी लड़ाइयाँ होती थी। हाँ जी। हमेशा युद्ध होते रहे, कोई भी ऐसा काल नहीं रहा, अकबर का काल हो या औरंगज़ेब का काल हो, जिसको सबसे बड़े शासनकाल माने गए हैं, हुँ, उनमें तो हमेशा युद्ध चले हैं। हाँ, और और उसका अकबर का औरंगज़ेब बेटा अपने आप आपको बता रहा है, सलीम बता रहा है हाँ, जहांगीर, सब कि खुद बता उनके उनके राज्य में भी हमेशा विद्रोह होते रहे। अब देखिए, बिल्कुल। उस टाइम उसके थोड़ी देर बाद ही उत्तर में सिखों ने इनका सत्यानाश कर दिया, यस, यस। इधर मराठों ने कर दिया, हुँ, मध्य भाग में बुंदेलों ने, जाटों ने इनको कभी भी आराम करने नहीं दिया। उधर बिल्कुल। अहोम है, जिन्हें असमिया बोल देते हैं, उन्होंने तो कभी इनको जीतने भी नहीं दिया। हुँ, जी, हाँ जी। और दक्षिण में तो इतने योद्धा नहीं, हमें उनके अनफॉर्चुनेटली उत्तर भारत में लोगों को उनके नाम ही नहीं पता, कभी उस पे भी चर्चा करेंगे जी, कि जी। इन्होंने इतने लड़ाइयाँ कर करके इनको भगाया यहाँ पे, कि हाँ, आज वो जो जब ये क्लेम करते हैं तो बड़ी हँसी भी आती है कि किस तरह से झूठ बोलते हैं आम लोगों के साथ कि हमने शासन किया यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो हमारे इसमें तो पहले से ही कहा है कि वीर भोग्या वसुंधरा। हुँ, यहाँ कोई वीरों की कमी नहीं रही है। यहाँ तो हुँ, पैदा अच्छा कहते भी हैं कि जो क्षत्रिय की जो उम्र है वो तो सिर्फ़ 23 साल है। इस तरीके हुँ, की जो हमारे यहाँ पे अवधारणाएँ तो पहले से ही चली आई हैं कि भई जी, 23 साल तक है उसके बस सिंह जो है क्षत्रिय जो है उसकी एक लिमिटेड एज होती है। वो तो हाँ, क्योंकि युद्ध में मरना ही उसका पूरा जीवन है। हाँ, तो इस तरीके की जब यहाँ पे पहले से ही वो सब चीज़ें चली आई हैं। इतिहास का एक बहुत अच्छा तरीके से आपने एक्सप्लेन करके और बहुत सारे उदाहरणों से, समसामयिक पुस्तकों से और ख़ास तौर पे जो आपने बरनी का उदाहरण दिया और औरंगज़ेब, उसके बाप, उसके दादा का जो उदाहरण दिया, वो जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ हमारे सभी बच्चों को, युवाओं को और हमारे जितने भी बड़े दर्शक हैं, उन सबको ये बात बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी। भविष्य में अगर आपके सामने इस तरीके का कोई भी गलत उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश करे, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करे, तो उसका तुरंत ही जवाब दें। हुँ, नीरज अत्री जी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो वीडियो उन्होंने बताया है, उसको मैं पिन कमेंट में दे रहा हूँ, उसको वहाँ पर जाकर के ज़रूर देखें। और भी बहुत सारे ज्ञानप्रद वीडियोज़ वहाँ पर हैं, उनको भी ज़रूर देखें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, जय वंदे मातरम। वंदे मातरम।